नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आप देख रहे हैं अपना बिहार और शुरुआत बिहार के सियासी गलियारे की खबर के साथ। महागठबंधन में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर चर्चा तेज है और फिलहाल जो डील फाइनल होती नजर आ रही है उसके मुताबिक महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो तय हुआ है उसके मुताबिक 135 से 140 सीट पर चुनाव लड़ सकता है आरजेडी। वहीं कांग्रेस के हिस्से में आ सकती है 50 से 55 सीटें, जबकि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी को 23 से 25 सीट दी जा सकती है। वहीं सीपीआई एमएल को 5 से 10 सीटें मिल सकती हैं, जबकि सीपीआई को 3 से 5 और सीपीआईएम को 2 से 3 सीट मिल सकती है। वहीं सीट बंटवारे पर चर्चा के बीच बयानबाजी भी जारी है। जेडीयू प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा कि महागठबंधन में सीटों पर घमासान है, तो आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने सब कुछ तय हो जाने का दावा किया। सारा चीज तय कर लिया गया है। आदरणीय जीतनराम जी क्यों निकले, पहला। दूसरा, जो और घटक दल है उसको कितना सीट दे रहे हैं, आने दीजिए समय, देखिए होता है क्या क्या, कौन लोग रहता है। देखिए इनका महागठबंधन का कुनवा बिखर जाएगा, ताश के पत्ते की तरह बिखर रहा, आने वाला समय बताएगा। सहमति बनी है, लेकिन संख्या बल पे अभी बात होना बाकी है और शीघ्र ही महागठबंधन के जितने घटक दल हैं उसके शीर्ष नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे कि आरजेडी कितना पर लड़ेगी, कांग्रेस कितना पर लड़ेगी और जो वीआईपी पार्टी वो कितना पर लड़ेगी, आरएलएसपी कितना पर लड़ेगी, लेफ्ट कितने सीटों पर लड़ेगी। वो सब आप लोग के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी चीजें बताई जाएगी। बीजेपी और जेडीयू ने रथ के जरिए चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है, जिसके बाद सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। कांग्रेस और आरजेडी ने एनडीए को पूंजीपतियों की पार्टी करार दिया है। पार्टी नेताओं ने कहा कि एनडीए पैसे के बल पर जनता तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जनता झांसे में आने वाली नहीं। हालांकि सत्ताधारी दल के नेताओं का कहना है कि इन प्रचार गाड़ियों के जरिए जनता को सरकार के कामकाज की जानकारी दी जा रही है। उनका तो प्रचार का पुराना ये तरीका है, साधन है, पैसे भरमार है तो प्रचार करेंगे। आम जनता के बीच में जिन लोगों ने 5 साल में कोई काम नहीं किया, सिर्फ आंकड़ेबाजी का खेल होता रहा, तो उन्हें तो प्रचार के माध्यम से लोगों को भ्रमित करना होगा। लेकिन बिहार की जनता मन बना चुकी है, किसी भी झांसे में नहीं आएंगे। देखिए, यहाँ पर लड़ाई धन बल और जनबल में है। राष्ट्रीय जनता दल जनबल पर विश्वास रखती है, हमारे साथ जनता का समर्थन है, कार्यकर्ताओं का फौज है और वे पूंजीपतियों की पार्टी है, उनके पास पूंजी है, जनता है नहीं, तो इसलिए वे ढंग से रथ बना रहे हैं। केवल मीडिया को दिखाने के लिए लोगों के बीच में जाने की स्थिति उनकी है नहीं। तो जो हमारा पार्टी प्रचार प्रसार में अभी जिस तरह का काम हो रहा है, निश्चित तौर पर जनता के बीच में जो हम लोग विकास किया, नीतीश कुमार जी ने विकास किया, उन लोगों को पहुंचाने का काम करेंगे। क्योंकि चुनाव में जो हम काम किए हैं वो जनता के बीच जाके यही एक माध्यम है कि अपने बातों को रखेंगे। सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से जनता के बीच जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी भी अपने तरीके से जनता के बीच जा रही है। कोरोना के संकट को देखते हुए कैसे लोगों के बीच अपनी बात पहुंचाई जाए, और हमारे पास तो बड़ा अभियान है, हमारा भारत सरकार का कार्य, बिहार सरकार का कार्य, तो हमको उस हिसाब से बताना है। तो हम लोगों ने भी अपने डिजिटल रथ को और बाकी चीजों को हम लोगों ने रवाना किया है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग में जीत की योग्यता का मापदंड तय किया गया है। कांग्रेस और लेफ्ट को छोड़कर बाकी दल उम्मीद का दामन थामे नजर आ रहे हैं। वहीं आरएलएसपी और वीआईपी जैसी पार्टियां खुलकर कुछ बोलने से बच रही हैं। मैं समझता हूं यह निर्णय आला कमान के अधीन रहता है, कौन कितना सीट लड़ेगा। बातचीत भी चल रही है, बहुत जल्द आप लोग को इसकी जानकारी दी जाएगी। राजनीति में टाइम फ्रेम क्या होता है, जब हो जाए तो वही हो गया टाइम। रालोसपा महागठबंधन का मजबूत घटक दल है। आपने पहले भी देखा है कि हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने मंत्री पद त्याग कर महागठबंधन को चुनना पसंद किया था, क्योंकि महागठबंधन जनता के मुद्दों के साथ है।
तो जहां तक सीट शेयरिंग का सवाल है, एनडीए में लोग भले ही कह ले, लेकिन एनडीए में जो घमासान मचा हुआ है वो अब मीडिया के पटल पर है। और जहां तक महागठबंधन की बात है, मुझे लगता है कि बहुत कम समय में चुनाव से पहले सारे मामलों पर निर्णय ले लिया जाएगा। समय रहते हुए सारा चीज हो जाएगा। एनडीए का भी कहाँ हुआ है, हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि एनडीए एक कदम आगे बढ़े और उसके बाद हम लोग भी आगे आ जाएंगे, क्योंकि जी हाँ, निश्चित तौर पे एनडीए एक कदम आगे बढ़ेंगे। उनका क्या रणनीति होगा उसके बाद हम लोग का भी घोषणा ऑलमोस्ट इंटरनल सारी चीज़ क्लियर हो रहा है और वो सारी चीज़ हम लोग भी क्लियर करेंगे। सीट शेयरिंग पर महागठबंधन में सहमति बन चुकी है। आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, श्री तेजस्वी यादव जी में बात चल रही है। बाकी सभी सहयोगी दलों के नेताओं से बात चल रही है। आपने देखा वामपंथी दल के नेता भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से मिलकर गए। सारी चीज़ों पर सहमति करीब करीब अंतिम दौर में है और हम एनडीए से पहले महागठबंधन के सीट शेयरिंग का सारा फार्मूला तय करके आप लोगों के सामने, जनता के सामने रख देंगे। कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह ने कहा कि महागठबंधन में सीटों को लेकर सहमति बनी हुई है और इस बार जेडीयू महागठबंधन में नहीं है, लिहाजा सभी पार्टियों की सीटें बढ़ेगी। निश्चित रूप से सीटें तो बढ़ेंगी ही, उसमें कोई ये नहीं है, सबकी सीटें बढ़ेंगी, क्योंकि पिछली बार जेडीयू था, अब जेडीयू हम लोगों से निकल के चला गया बीजेपी के गोद में, तो उसी के हिसाब से कुछ सीटें बढ़ेंगी, सबका जहां जिसकी ताकत है। लेकिन मकसद ये नहीं है कि सीटों का बंटवारा कैसे हो, कितना सीट कौन लड़ रहा है। मकसद सीधा हम लोगों का है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के गठबंधन को चुनाव हरा के बाहर करना है सत्ता से। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने जीतन राम मांझी पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मांझी महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी का बहाना बना रहे थे, जबकि नीतीश कुमार से उनकी डील पहले ही फाइनल हो चुकी थी। मांझी जी से एक ही आग्रह करेंगे कि यहाँ कोऑर्डिनेशन कमेटी का हमेशा आवाज उठाते थे, बहाना खोज रहे थे, क्योंकि इनकी डील पहले ही से हो चुकी थी एनडीए के लोगों से, और खासकर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से डील पहले हो चुकी थी। अब पता नहीं किस लालच में गए हैं, और जो आरोप उन्होंने लगाया है परिवारवाद का, इससे बड़ा परिवारवाद क्या हो सकता है जो राजनीति में कभी नहीं था, और उसको आप विधान परिषद में हमारे नेता के चाहने से चले गए। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने बिहार में 50 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। ये सीटें वैसी हैं जहां अल्पसंख्यक वोटर ज्यादा हैं। एआईएमआईएम के इस फैसले से आरजेडी के एमवाई समीकरण को बड़ा झटका लग सकता है। आरजेडी ओवैसी को वोटकटवा पार्टी बता रहा है, तो जेडीयू और बीजेपी ने ओवैसी को सांप्रदायिकता फैलाने वाला बताया। देखिए, चुनाव के समय इस तरह से वोट कटवा पार्टी आते रहते हैं और किसको मदद करते हैं सबको पता है। ओवैसी साहब की पार्टी बिहार में घूमेंगे, हमें झटका क्या देंगे? अरे अकलियत भाई लालू प्रसाद जी के साथ, तेजस्वी यादव के साथ, आरजेडी के साथ थी, है और रहेगी। नीतीश कुमार जी जब से मुख्यमंत्री बने तब से अल्पसंख्यक समुदाय को के लिए काम किया, डराने का काम नहीं किया। जब से वो राष्ट्र मुख्यमंत्री बने हैं तब से आप देख लीजिए, थ्रू आउट सीमांचल में भी जदयू को वोट ऑफ परसेंटेज निकाल के देख लीजिए कितना वोट मिलता है। भारतीय जनता पार्टी जो सांप्रदायिकता फैलाने वाले और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले तमाम लोगों को करारा जवाब देगी, और इन लोगों की दाल बिहार में कम से कम नहीं गलने वाली है। वहीं इन सब के बीच बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी जहां जोर शोर से चल रही है, वहीं चुनाव सामग्री की भी बिक्री जोरों पर है। सामग्री विक्रेताओं ने पहले ही सभी पार्टी के झंडे, बैनर, स्टिकर, टी शर्ट का स्टॉक कर लिया है और एडवांस बुकिंग करने में लगे हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रजनीश कुमार। गुलाबी रंग में पूरा बिहार रंग चुका है, जहां एक तरफ बैनर, पोस्टर, स्टिकर, झंडे की बिक्री जोरों पर है, वहीं बायोडाटा बनवाने वालों की भी बड़ी संख्या में भीड़ जुट रही है। देखिए, पार्टी कार्यालय के ठीक सामने ये दुकान है और किस तरह से अभी से ही यहाँ पर भीड़ जुट रही है। टी शर्ट है या फिर शर्ट है, स्टिकर है, तमाम चीज़ों का यहाँ पर एडवांस बुकिंग शुरू हो गया है और हर हाथ में बायोडाटा है। देख सकते हैं कुर्ता पैजामा पहने हुए नेताजी यहाँ पहुँच रहे हैं और बायोडाटा बनवाने वालों की भीड़ है। दुकानदारों को भी इंतजार रहता है। जरा बात करते हैं। बाबा, लग रहा है चुनावी मेला है। हाँ, चुनावी मेला जो है वो शुरू हो चुका है। अब जब टिकट उकट फाइनल होगा तो थोड़ा सा खरीदारी जोर पर होगा। अभी तो जो है वो हल्का फुल्का म्यूचुअल रैली चल रही है
उसमें थोड़ा थोड़ा लोग जो है वो सामान ले रहे हैं। झंडा 3 क्वालिटी का है रोटो में, झंडा 3 क्वालिटी है साटन में, गंजी और मास्क और गमछा, ये 3 चीज जो है वो बहुत ज्यादा डिमांड है। कितना कारोबार होगा इस बार? कारोबार जितना होगा उतना बड़ा तो दुकानदार मैं नहीं हूँ, मैं तो 1 करोड़ 2 करोड़ का व्यापार कर सकता हूँ। इन्वेस्टमेंट है इस बार? अभी तो मेरा 1.5 करोड़ से ऊपर का है, ऑर्डर लगा हुआ है, जिस हिसाब से बारी बारी से सामान आने में कठिनाई है बाहर से। जरा देखिए आपकी किस तरह से बायोडाटा बनवाया जा रहा है, कलरफुल बायोडाटा तैयार कराया जा रहा है। कई नेताजी यहाँ पर पहुँचते हैं और जल्दी जल्दी बायोडाटा बनवाकर यहाँ से पार्टी कार्यालय में जमा करते हैं। हर कोई अपना अपना अनुभव दर्शा रहे हैं। कुछ नेताजी हैं यहाँ पर, उनसे बात करेंगे। क्या बनवा लिए बायोडाटा? जी सर। क्या खासियत है इसमें बायोडाटा? इसमें पूरा जो मैं काम किया हूँ, जो डिग्री है, सारा इसमें अंकित किया हुआ है। जो पार्टी के प्रमुख नेता हैं राष्ट्रीय जनता दल के, उनकी तस्वीर लगी है, इनका नाम अंकित है, अपनी तस्वीर लगाए हैं। साथ ही जो इन्होंने काम किया है कोरोना और बाढ़ के दौरान, उसकी भी तस्वीर लगाए हैं। क्योंकि नेताजी की नजरें इनायत होगी इन तस्वीरों को देखकर, तो शायद मेहरबानी करके इनको टिकट दे देंगे। क्या नाम हुआ आपका? शंकर ब्रह्मचारी उर्फ शंकर पासवान। कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? बनमनखी विधानसभा। 1995 में चक्र छाप से टिकट मिला था, फिर इस बार मिलेगा? इस बार भी जो है उम्मीद है। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? इश्तियाक खान। ये भी बायोडाटा बनवा लिए हैं और ये भी पार्टी में जमा करेंगे। इश्तियाक खान है और देख सकते हैं यही नज़ारा। बाकी और दुकान है, वहाँ पर भी देखिए इस तरह से बायोडाटा बनवाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। तो निश्चित रूप से चुनावी मेला है, उसका अलग अलग रंग देखने को मिल रहा है। लेकिन जो खासकर झंडा, बैनर, स्टिकर, पोस्टर की दुकान है, वहाँ पर कुछ और तस्वीरें सामने आ रही है। पूरी तरह से गुलजार लग रहा है और जो नेताजी हैं वो बायोडाटा बेहतर से बेहतर बनवाने की प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो पार्टी के सुप्रीमो हैं वो इन पर मेहरबानी करके इनको टिकट दे दें। कैमरामैन अभिषेक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। पटना सिटी में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। करमली चौक इलाके में पुलिस ने शराब की एक बड़ी खेप बरामद की है। पुलिस ने विदेशी शराब से लदे एक ट्रक को जब्त किया है, जिसमें शराब लदी थी। पुलिस ने 3 शराब तस्कर को भी पकड़ा है। बताया जा रहा है कि यह शराब हरियाणा से मंगाई गई थी। करमली चौक इलाके में शराब को अनलोड किया जा रहा था, तभी पुलिस को इसकी खबर मिली और पुलिस ने शराब को जब्त कर लिया। फिलहाल मामले की जांच जारी है। खबर छपरा से, यहां के भटगाई पंचायत में हिंद केसरी बांध टूट गया है, जिसके बाद लोग पेड़ के जरिए दूसरी तरफ जा रहे हैं। महिलाओं और बच्चों का तो दूसरी तरफ जाना भी मुश्किल हो गया है। बांध 4 अगस्त को ही टूटा था और 1 महीने बाद भी इसकी मरम्मत नहीं हो सकी है। अब पीपल के पेड़ के सहारे ही लोग दूसरी तरफ जा रहे हैं। जमुई के बरहट प्रखंड के लोग सालों से नकटी नदी पर पुल निर्माण की मांग कर रहे हैं। बरसात के महीने में लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर होते हैं। जिला मुख्यालय जाने के लिए लोगों को 20 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय करनी पड़ रही है। लोगों की परेशानी का जायजा लिया हमारे सहयोगी केसी कुंदन ने। जमुई जिले के बरहट प्रखंड के डाढ़ा गांव के पास जो नकटी नदी है, वहां पर पुल बनाने की मांग दशकों से लोग करते आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि जमुई जिले के बरहट और लक्ष्मीपुर प्रखंड के लगभग 1 दर्जन पंचायत के दर्जनों गांव, जहां के आबादी लगभग लाखों की है, वे लोग इस रास्ते से गुजरते हैं। और खास करके पुल जो घाट है, ये घाट के दूसरे तरफ कई ऐसे गांव हैं जिनको आवागमन के लिए जिला मुख्यालय जाने के लिए लगभग 20 से 25 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती है। बार बार मांग किया जाता है कि पुल का निर्माण हो जाए, पुल बन जाए नकटी नदी पे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। डीपीआर बनाने के नाम पर केवल आश्वासन दिया जाता है, कहा जाता है कि डीपीआर बन गया है, लेकिन कई चुनाव बीत जाने के बाद भी पुल का निर्माण नहीं हुआ। यहाँ के बारे में बताया जाता है कि अगर यहाँ पर पुल बन जाता तो लोगों को आवागमन की सुविधा मिलती, जो बरसात के दिनों में जो परेशानी लोगों की होती है उसे निजात मिलती। साथ ही जो लोग बेलहर, बांका और मुंगेर का इलाके में जाना चाहते हैं, इस रास्ते से जल्दी जा सकते हैं, कम दूरी तय करनी पड़ सकती है। कि अभी तक हम लोग को आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला है। ये मांग हम लोग का लगभग 30 साल से है। सभी राजनेता आश्वासन देते हैं, डीपीआर तैयार हो गया है, सॉइल टेस्टिंग करा देते हैं, लेकिन उससे आगे मामला अभी तक नहीं बढ़ा है। और ये पुल हो जाने से लगभग 50 गांव और जमुई और बांका का सीधा संपर्क हो जाएगा, जिसमें बरहट ब्लॉक, लक्ष्मीपुर ब्लॉक और बेलहर ब्लॉक के लोगों को बहुत
राहत मिलेगी। मुसीबत होती है यही कि पानी का सामना हम लोग को करना पड़ता है। अगर मान लीजिए कि रात में अगर किसी को तबीयत खराब हो जाता है तो जम्मू मुख्यालय जाने के लिए, हॉस्पिटल जाने के लिए हमको कम से कम 30 किलोमीटर। खबर अररिया से। यहां के पिपरा बिजवार में बकरा नदी पर पुल तो बना दिया गया, लेकिन पक्का अप्रोच रोड नहीं बनाया गया है, जिससे लोग परेशान हैं। बताया जा रहा है कि काम कराए बिना ही रुपए निकाल लिए गए। प्रखंड के पिपरा कोठी इलाके में तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि यह जो पिपरा कोठी पर जो करोड़ों की लागत से जो बना ब्रिज है, पुल तो बन गया है, लेकिन अप्रोच पथ जो है कार्य अवधि समाप्ति के बावजूद भी नहीं बन सका है। लिहाजा जो राहगीर हैं उनको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं, उनसे सीधे जानते हैं। ये पुल तो सही है, लेकिन उसके आगे पीछे थोड़ा अभी सही नहीं हुआ है। अप्रोच पथ नहीं बना है अभी? नहीं बना है। क्या परेशानी होती है? परेशानी ढेर तरह की होती है। हम लोग बड़ी गाड़ी का आवागमन नहीं हो पा नहीं हो पा रही है। साहब जब बारिश होता दिक्कत होता है, बारिश के चक्कर में फिनिश नहीं हो पाया ये, ना तो फिनिशिंग कर देता। वो जो ठेकेदार था इसका, वो तो पूरा हम रेडी करके जाएंगे, लेकिन बारिश हो गया था। तस्वीरों में साफ तौर पर आपने देखा कि ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। साफ तौर पर ग्रामीणों का कहना है कि पिपरा बिजवार में जो ये बकरा नदी पर बना जो पुल है, पुल तो बन गया, लेकिन अभी तक अप्रोच पथ नहीं बना है, जिसकी वजह से ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सतीश कुमार, न्यूज 18, पलासी, अररिया। वहीं मुजफ्फरपुर में बाढ़ पीड़ितों को राहत दिलाने के लिए डीएम के नाम पर अवैध उगाही का मामला सामने आया है। एक सीओ का इस मामले में नाम सामने आ रहा है। कुछ युवक 200 से 500 रुपए राहत फॉर्म भरने के नाम पर वसूल रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद जब पीड़ितों ने इसका विरोध किया तो उन्हें जान से मारने की भी धमकी दी गई। दरअसल सरकार बाढ़ पीड़ितों को 6000 रुपए राहत राशि दे रही है, जिसे लेकर फॉर्म भरे जा रहे हैं। फिलहाल वीडियो सामने आने के बाद डीएम ने कार्रवाई की बात कही है। पैसा आप लोग लेना है तो बाढ़ राहत का जो पैसा जो है ना, उसमें जो 200 रुपया नहीं देगा, उसका फॉर्म पास नहीं होगा, उसके अकाउंट पर 600,000 रुपया जो आता है वो नहीं आएगा। और सलाम साहब बोल रहे हैं कि तुम हमारे साथ में वीडियो बना ली हो, लेकिन वहाँ जाकर के बोलो वीडियो बनाता था तुम्हारा लाश काट के वहीं पर फेंक देता। वार्ड है हमारे, मेरे वार्ड नंबर 5 का रामजी राम आकर के हमको धमकी दिए हैं कि हम आपको, हमारे कुटुंब है डीएसपी साहब कोई राम है, वो उनको बुलाते हैं और आपको जेल भेजवा देंगे, आपको लाश नपोपित करवा देंगे। बहुत सारा धमकी उनकी दे कर गए हैं और हो सकता है कि हमारी जान की भी क्षति कर सकते हैं। वो शराब माफिया है, शराब बेचता है खुलेआम। तो इसमें सूची निर्माण के क्रम में वार्ड वार सूची बनती है, तो उसी के क्रम में एक शिकायत प्राप्त हुई है हम लोगों को कि इसमें पैसा मांगने का वो वीडियो है, इसका हम लोग सत्यापन करा रहे हैं और इसमें बहुत कड़ी कार्रवाई हम लोग करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 7 निश्चय योजना कमीशन खोरी योजना साबित हो रही है। कमीशन खोरी में मुखिया पति से लेकर बिचौलियों का बोलबाला देखने को मिल रहा है। जेई से लेकर पंचायत सचिव, बैंक के कर्मचारी से लेकर बीडीओ साहब, सबका कमीशन फिक्स है। सहरसा में एक मुखिया पति द्वारा कमीशन लेने के वायरल वीडियो के बाद कमीशन देने वाले शख्स ने न्यूज 18 को कमीशन खोरी की पूरी दास्तान सुनाई। सहरसा जिला का ये नौहट्टा प्रखंड का दरहार पंचायत है, जहां 7 निश्चय योजना में मुखिया पुनीता देवी के पति का कमीशन लेते वीडियो वायरल होने के बाद वीडियो बनाने वाले पूर्व वार्ड सचिव ने न्यूज 18 के कैमरे के सामने कमीशन खोरी की पूरी दास्तान सुनाई। उन्होंने कहा कि इसकी शिकायत प्रखंड कार्यालय से लेकर लोक निवारण विभाग तक करने के बावजूद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुख्यमंत्री 7 निश्चय गली नाली योजना था, जिसमें 10,88,000 का योजना था, जो 1,20,000 रुपया मुखिया पति लिया गया। उसके बाद 3,000 जेई को एस्टिमेट बनाने के लिए दिया गया और बाकी जहां हर जगह गए वहां पर 500,000 रुपया लेते गए। कार्रवाई अभी तक नहीं किया गया। वहीं सहरसा के डीएम कौशल कुमार ने वायरल वीडियो की जानकारी नहीं होने की बात कही। हालांकि डीएम ने लिखित आवेदन के बाद कार्रवाई का आश्वासन जरूर दिया है। अभी आप जो बोल रहे उसके कंटेक्स्ट में हमें जानकारी नहीं, लेकिन अगर कोई सूचना आएगी, कोई रिटर्न शिकायत आएगी, हम लोग जांच करेंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे, दोषी रहेंगे। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट में कमीशन खोरी के वायरल वीडियो की जानकारी के बाद मामले की जांच के लिए प्रशासन को लिखित आवेदन के इंतजार में बैठे रहना चाहिए। खैर, कमीशन खोरी का यही आलम रहा तो वो दिन दूर नहीं जब लोग 7 निश्चय योजना को कमीशन खोरी योजना कहेंगे। न्यूज 18 के लिए सहरसा से कुमार अनुभव की रिपोर्ट।
बिहार में जहां कोरोना मरीजों में कमी आ रही है, वहीं टेस्टिंग में लगातार इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि कोरोना मरीजों के लिए सरकार ने जितने वैकल्पिक इंतजाम किए थे उतनी जरूरत नहीं पड़ी, बावजूद कई और कोविड केयर सेंटर बढ़ाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से बात की न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। चूंकि होम आइसोलेशन की सुविधा सरकार ने दे रखी है, ऐसे में आपने कई वैकल्पिक इंतजाम भी किया था, बीटा से लेकर पटना और तमाम जो जिले हैं वहां पर। अस्पतालों में अभी क्या है जो ग्राफ चल रहा है पेशेंट का? नहीं, देखिए, आज जो अस्पताल के अंदर की स्थिति है वो हम सब लोगों ने जितनी बड़ी व्यवस्था की है, आज उसकी तुलना में बहुत कम मरीज अस्पतालों के अंदर में हैं। 3 श्रेणी के अस्पताल इस कोविड के लिए चिन्हित किए गए हैं। एक कोविड केयर सेंटर है, एक डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर है और एक कोविड हॉस्पिटल है। तो इन तीनों तरह के अस्पतालों में हम लोगों ने लगभग 55,000 बेडों की व्यवस्था लोगों के लिए की हुई है। हालात को देखकर क्या लग रहा है कि अब फिलहाल अभी आपको कोई और एक्स्ट्रा इंतजाम नहीं करने हैं, अब जो है अब वहीं पर स्टॉप हो गया? नहीं, हम इसके बावजूद भी संख्या बढ़ा रहे हैं और अभी अस्पतालों के अंदर आइसोलेशन सेंटर्स के अंदर भी बेड बढ़ा रहे हैं। 500 बेड का पीएम केयर फंड से डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर में भी अगले 2-3 दिनों में और शुरू हो जाएगा, जैसा बीटा में शुरू हुआ था। और आइसोलेशन सेंटर्स के अंदर सुविधाओं को बेहतर कर रहे हैं। पूरे राज्य के अनुमंडल अस्पतालों में सभी बेडों पे गैस पाइपलाइन लगाने का काम भी चल रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।